हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है संविधान निर्माण। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से लगभग 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 5वां क्लास है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट। हमने पिछले क्लास में भारतीय संविधान के प्रमुख एवं आधारभूत विशेषताओं को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक संप्रभुता और विशालतम लिखित संविधान, इन 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक जिसका नाम है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। तो जितनी भी विशेषताएं हैं, इन सभी विशेषताओं में जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, यहाँ देखिएगा, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये सारे पॉइंट समझने वाले हैं। इसमें से एक भी पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने नोट्स तो बनाए हैं, लेकिन आपको बुक से भी आज कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी राज्य के बारे में आपको ये सारे पॉइंट को समझने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर समाजवादी राज्य क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स को आपको समझने होंगे। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि सरकार की शक्ति का स्रोत किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। मतलब इसका डायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि सरकार की सारी शक्ति जनता के हाथों में है। अगर जनता को ऐसा लग रहा है कि हमने जिसको सरकार चुना है वो हमारे हित में काम कर रही है, तब तो जनता कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर जनता को ऐसा लगता है कि हमने जिसको सरकार चुना है, हमने चुनकर जिसे भेजा है, प्रतिनिधि के रूप में हमने जिसको चुना है, अगर वो हमारा कार्य नहीं सही तरीके से कर रहे हैं, तो हर 5 साल फिर चुनाव आएगा तो जनता उसको वोट नहीं देगी। और जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि सरकार की शक्ति का स्रोत किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। और ऐसी ही शक्ति को हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक, यानी कि जनता अपनी सरकार चुनने के लिए वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित होता है। अगर भारत में, आपको पता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो अगर लोकतंत्रात्मक सरकार की अगर बात होगी तो इसका डायरेक्ट मतलब निकलता है कि जहाँ लोकतंत्रात्मक सरकार है वहाँ सारी चीज़ें किसके द्वारा होगी, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा ही स्थापित होगी। यानी कि सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार में सारी कार्य जनता के लिए और जनता द्वारा ही स्थापित होती है। नेक्स्ट है सरकार की स्थापना जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होती है और प्रतिनिधियों का चुनाव जनता संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार द्वारा करती है। वयस्क मताधिकार यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो चुका है वो वोट देने का वैसे व्यक्ति को अधिकार है। तो वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल से ऊपर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और वही व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो चुका है वो क्या करता है, तो वो सरकार की स्थापना जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होती है। यानी कि जनता के प्रतिनिधि कौन है, तो जनता के प्रतिनिधि ही हम लोग चुन के सरकार बनाते हैं। अगर मान लिया कि नरेंद्र मोदी पहले क्या है, वो प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि के रूप में हमने चुना उन्हें, और तब वो क्या बने, उन्हें हमने सरकार बनाया। तो सरकार कौन बनाया, जनता बनाया। और ये जनता कैसे चुनी, तो वोट देकर। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव जनता कैसे करती है, तो संविधान द्वारा जो निर्मित है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। तो वोट दे के हमने क्या चुना, सरकार का चुनाव किया है। ठीक है, नेक्स्ट है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, हमारा भारत एक गणराज्य है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ से शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। निश्चित अवधि यहाँ ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ सरकार का चुनाव सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि एक निश्चित अवधि फिक्स कर दी गई है। कितना अवधि, तो 5 वर्ष। यानी कि जो भी हमारे सरकार है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो वंशानुगत नहीं होगी। यानी कि मान लिया कि अगर नरेंद्र मोदी
हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, तो उनके जो पुत्र होंगे वो अगले पीढ़ी में अगले 5 साल के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यानी कि वंशानुगत नहीं होगा। जबकि सरकार का चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी, वो भी निश्चित अवधि के लिए। अगर ये 5 सालों में अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो जनता का ये हक है कि अगले साल जब 5 साल के बाद जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो क्या करेगी? जनता वैसे व्यक्ति को चुनेगी जो जनता के हित में काम करती है। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम कहते हैं गणराज, यानी कि भारत एक गणराज है। और आपको पता है कि भारत में निश्चित अवधि के लिए यानी कि 5 सालों के लिए चुनाव होता है, और ये कौन चुनता है? तो ये जनता चुनती है। गणराज्य का अर्थ ही यही है कि वहाँ शक्ति का संपूर्ण स्रोत गण का मतलब है लोग, अर्थात जनता में है। ठीक है, गणराज का मतलब क्या है? ये एग्जाम में पूछता है कि गणराज का मतलब क्या होता है। तो गणराज का अर्थ होता है कि सरकार की शक्ति का संपूर्ण स्रोत किस में है? तो जनता में है। जनता जिसे चाहे उसे वोट देकर अपनी मर्जी का सरकार चुन सकती है। अब आप यहाँ देखे हैं कि ये जो लोकतंत्रात्मक टॉपिक अभी मैं आपको नोट्स में बताई, इसमें से एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैं नोट्स नहीं बना पाई हूँ। इसलिए मैं सिर्फ आपको बुक से ही समझाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि ये सारे जो भी पॉइंट है सारे समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान में प्रशासन के समाजवादी सिद्धांत पर बल दिया गया, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें किस पे बल दिया गया है? तो समाजवादी सिद्धांत पर बल दिया गया। हमारे संविधान में समाजवादी सिद्धांत पर बल दिया गया है, जिस राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण समाज के विकास का समान अवसर, यहाँ देखिए यहाँ समान अवसर दिया गया है, यानी कि समाज को विकास का समान अवसर प्रदान किया जाए। समान अवसर का मतलब हो गया, मतलब कि समाज में सभी वर्ग के लोग, जो जितने भी जाति के अलग अलग लोग हैं, सभी लोगों को एक समान स्तर पर लाकर खड़ा करना, यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो लोअर कास्ट के हैं या अपर कास्ट के, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, जिसके बाद प्रत्येक नागरिक के पास आगे बढ़ने का समान अवसर मजबूत हो। जैसे में इस लाइन को समझिएगा, जैसे समझिएगा कि एक ये व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति हैं और ये तीसरे व्यक्ति हैं, यानी कि तीनों जो क्या है अलग अलग कास्ट के व्यक्ति हैं। ये आप लोगों को इन तीनों को क्या करना है? 10 फीट की जो ये लंबी दीवार है, ये तीनों को 10 फीट की दीवार लांघना है। ये 10 फीट की दीवार लांघना है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ 5 फीट की ही दीवार लांघते हैं। ये कितने फीट की? तो ये 4 फीट की दीवार लांघते हैं। ये 3 फीट की ही दीवार, यानी कि यहाँ पहुँचते हैं, फिर ये जो है ये 5 फीट तक पहुँचते हैं, ये वाले जो है मात्र 3 फीट पर। ऐसे करके ये जो जितने भी हैं वो 10 फीट तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन सरकार का ये उद्देश्य है, यानी कि कहने का मतलब है अगर हमारा भारत एक समाजवादी राज्य है, यानी कि सबको समान अवसर दे रहा है, तो सबको इस लेवल पे लाके खड़ा करना है। ये तीनों व्यक्ति को इस पे एक लेवल पे लाके बैठाना है, यानी कि कोई 3 फीट 4 फीट और 5 फीट की ऊंचाई पे न रहे, सबको एक समान अवसर प्रदान करना है, एक लेवल में लाके खड़ा करना है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। और इस समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना। हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। तो प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आपको समाजवाद का मतलब समझ में आ गया होगा कि समाज की इसका मतलब होता है कि संपूर्ण समाज को विकास का समान अवसर प्रदान करना, यानी कि एक लेवल में लाकर खड़ा करना। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता।
अब देखिए, यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यानी कि भारत एक समाजवादी राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये कब घोषित किया गया प्रस्तावना में? तो इसे कब प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि समाजवादी राष्ट्र और पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, कहीं कहीं धर्म निरपेक्षता के जगह पर आपको पंथ निरपेक्षता शब्द भी दे देगा। तो दोनों ध्यान में रखिएगा कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों सेम ही है और समाजवादी राज्य और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। कहने का मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। यानी कि जो भी धर्म के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी को अपना धर्म मानने का आज़ादी है और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी भेदभाव नहीं करना है राज्य को। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। जब आप पढ़े होंगे मौलिक अधिकार तो उसमें आपको पता होगा कि राज्य जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं करता है। न वो धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव करता है, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर। और जो ये पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए भारत का जो मॉडल कैसा बना है। देखिए भारत का मॉडल है, ये राज्य है और ये क्या है? ये धर्म है। पहले राज्य को धर्म से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, धर्म अलग है और राज्य अलग है। लेकिन अगर राज्य को लगता है कि अगर धर्म में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया गया है, जैसे में एक घटना केरला की है। केरला में जो मेंस्ट्रुएशन एज वाली जो महिलाएं थी उसको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो वहाँ की जो महिलाओं ने एक केस दायर किया और वहाँ की महिलाओं ने केस दायर करने के बाद में सरकार से इसका जवाब मांगा। जब राज्य को लगा कि यहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वैसी महिलाएं जो मेंस्ट्रुएशन एज में है, तो ऐसी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य क्या करेगी कि पतली सी यहाँ पे खाई बनाई और इस स्थिति में ऐसे राज्य धर्म से बिल्कुल अलग है, राज्य और धर्म बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर राज्य को लगता है कि धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है तो राज्य क्या करेगा? धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित है। अब देखिए हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो इस संसदीय शासन व्यवस्था का वास्तविक सत्ता किसको माना गया है? तो मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद में कौन आ गए? हमारे प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, स्वास्थ्य मंत्री आ गए, रक्षा मंत्री आ गए। ये सारे मंत्रियां मिलके क्या बनते हैं? मंत्रिपरिषद बनते हैं। तो शासन की जो इस शासन की व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता कौन है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मेन हेड कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मंत्रिपरिषद का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होता है और यह व्यवस्थापिका के जीवन पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और वे अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है वो सबसे संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि सबसे जो प्रमुख जो मेन हेड है वो देश में हमारे राष्ट्रपति हैं और राज्य में राज्यपाल है।
लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये लोग जो राष्ट्रपति हैं वो बिना प्रधानमंत्री की सलाह से कोई भी काम नहीं करते हैं, और राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री के सलाह से कोई भी कार्य नहीं करते। ये संवैधानिक प्रमुख है, मेन हेड है, लेकिन मात्र नाम मात्र के हैं। और सारा काम कौन करता है, तो देश में हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, तो मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं हो पाई, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अब हम नेक्स्ट में हम संघीय शासन प्रणाली से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।